फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताऊंगा। ये एक्ट जो है, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें संशोधन हुआ 1781 में। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसे पिट, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, इस एक्ट को पारित करवाया। और ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके पारित होने से पहले की घटना है ये। और उसके बाद इस एक्ट में कौन कौन सी बातें थीं, ये दो बातें हैं। पहला पारित होने की घटना है और दूसरा इस एक्ट में कौन कौन सी बातें थीं। तो सबसे पहले हम पारित होने की घटनाओं पर बात करेंगे। तो चूँकि हम लोग पहले जानते हैं कि 1772-1781 में कंपनी के मामलों की छानबीन करने के लिए दो समितियां बनाई गईं। पहली समिति थी प्रवर समिति, मतलब सेलेक्ट कमेटी, और दूसरी थी सीक्रेट कमेटी। जो सेलेक्ट कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल इन बंगाल, मतलब उच्चतम न्यायालय और बंगाल परिषद मतलब जो गवर्नर जनरल के ऊपर 4 लोगों की परिषद थी, वो परिषद और उच्चतम न्यायालय के बीच में संबंध कैसे हैं उसका अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कमेटी बनाई गई। और जो सीक्रेट कमेटी थी वो बनाई गई 1775 में, जो मराठा युद्ध हुआ था उसमें उसके कारण क्या क्या थे उसकी जांच करने के लिए सीक्रेट कमेटी बनाई गई। सीक्रेट कमेटी का बहुत रोल था इसमें, बहुत अच्छा रोल था। एक तरह उनके लिए तो अच्छा ही था। सीक्रेट कमेटी का रोल था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये 1775 के मराठा युद्ध के कारणों की जांच के लिए जो है सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया था। और जो सीक्रेट कमेटी थी, जो मराठा युद्ध था उसकी वजह से कंपनी को बहुत घाटा हुआ था और कंपनी ने फिर से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। खैर, अब की बार उसको ऋण दिया नहीं गया, ये विधेयक अस्वीकार कर दिया गया। जब ये विधेयक अस्वीकार कर दिया गया तो इस पर वहाँ पहले फॉक्स की सरकार थी ना, तो फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया। पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आया था, पहले इंडिया बिल आया था। ये प्रस्तुत किया और इस बिल को बनाया था बर्क और फिलिप फ्रांसिस। और फिलिप फ्रांसिस जो थे, ये उसमें थे, परिषद में थे, परिषद के एक सदस्य थे। जो काउंसिल इन बंगाल थी उसके एक सदस्य फिलिप फ्रांसिस भी थे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो उन्होंने बनाया था। ये पारित नहीं हो पाया, फॉक्स की सरकार भी गिर गई। मतलब उन्होंने इंडिया बिल प्रस्तुत किया सदन में, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, फॉक्स की सरकार गिर गई। किसने बनाया था? बर्क और फिलिप फ्रांसिस ने इसे बनाया था। इसके बाद 1784 में पिट द यंगर, 1784 में वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने 1784 में। और उन्होंने इंडिया एक्ट पारित करवाया उसी साल। शुरू में थोड़ी उनको प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने चालाकी क्या की कि पहले ही उन्होंने कंपनी की स्वीकृति ले ली थी, तो अब संसद में उसका कोई विरोध नहीं हुआ विशेष, तो वो पारित हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग उन्होंने कर दी थी। फॉक्स के बिल में क्या था कि कंपनी का संरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। मतलब यार, अब कंपनी जो है कोई भी वाणिज्यिक मामलों से सब बेदखल, अब सारा सिस्टम जो है वो ब्रिटेन के जो है क्राउन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, कंपनी का संरक्षण जारी रखा गया। मतलब वाणिज्यिक मामले अभी भी कंपनी मतलब बिजनेस करने का अभी उसका हक था इसमें। ये इतनी बात हुई थी। तो अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी बातें हैं। तो उससे पहले हम लोग पहले उसका थियरी पार्ट समझ लेते हैं, उसके बाद। ओके, तो सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान। कुछ
सर्टेन पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रखना है कि इसमें सबसे पहले मेन बात क्या थी कि पहली बार जो कंपनी का राज्य था, कंपनी तो बिजनेस करने के लिए थी लेकिन उसने कुछ पॉलिटिकल वर्क्स भी किए थे, तो ये जो है ब्रिटेन को मंजूर नहीं था। तो उसने कंपनी के जो राज्य थे, जो कंपनी ने जीते थे, उसको ब्रिटिश राज्य बोला गया। पहली बार जो कंपनी के राज्य थे उसको ब्रिटिश राज्य बोला गया, क्योंकि कंपनी असल में वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए थी, ऐसा वहाँ की संसद मानती थी और एक तरह से उनके हिसाब से सही भी था। और इंग्लैंड में 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। पहले क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, तो वो सारी सूचना देता था, लेकिन अब क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी एक बोर्ड बना दिया गया 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसमें 6 सदस्य कौन कौन से होते थे ये मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका काम क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का? पहला पॉइंट था इसमें दीवानी मामले, फौजीदारी मामले का निरीक्षण करने का इसको पूरा अधिकार था। और कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में जो पत्र व्यवहार होते थे उसका निरीक्षण करने का अधिकार था। जब चाहे उसे वो चेंज भी कर सकता था, अगर किसी बात पे को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लगता था कि ये सही नहीं है तो वो चेंज कर सकता था। और राजस्व संबंधी मामले मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड मामलों का निरीक्षण करने का भी अधिकार दिया गया। किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बनाई गई थी। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सॉरी दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी संख्या घटा के पहले 4 होती थी, अब 3 कर दी गई। और ऐसा करने में प्रॉफिट क्या हुआ? पहले गवर्नर जनरल था तो 4 परिषद थी, अगर उसमें 3 लोग अगर मत दे देते थे तो गवर्नर जनरल को वो बात माननी पड़ती थी। ओके। और इससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि यार कोई अगर निर्णय परिषद लेती है और गवर्नर जनरल उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो अगर वो काम अगर गलत है तो बदनामी किसकी होती थी? गवर्नर जनरल की होती थी। अब क्या है कि 3 लोगों की परिषद थी, तो अगर एक आदमी भी गवर्नर जनरल की तरफ से बोलता था तो गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत दे देता था। पहले निर्णायक मत नहीं दे सकता था, लेकिन अब मत दे करके 2 लोग हो जाते थे तो वो बात मान ली जाती थी। तो इस हिसाब से गवर्नर जनरल की पावर थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है। लेकिन पावर उसको पूरी नहीं दी गई, क्योंकि ब्रिटेन जो है, जो संसद थी वो थोड़ा डरती थी इस मामले से। गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावर देने से वो डरती थी, वरना वो परिषद उसके ऊपर कभी न थोपती। ये पहली बात हो गई। और दूसरा, जो बम्बई और मद्रास प्रांत के गवर्नर थे उनको अब पूरी तरह से अधीन कर दिया गया गवर्नर जनरल के। देखिए अब पता चल रहा है ना, गवर्नर जनरल की पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पहले पूरी तरह अधीन नहीं थे। पहले क्या होता था कि इमरजेंसी में वो लोग चाहें तो खुद से निर्णय ले सकते थे, तो 1-2 बार कन्फ्लिक्ट हुआ तो अब क्या था, अब पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। और तीसरा पॉइंट ये है कि बम्बई एवं मद्रास में भी त्रिसदस्यीय परिषद बना दी गई। जैसे 3 सदस्यों की परिषद जैसे यहाँ पर थी, सेम वही चीज़ अब बम्बई और मद्रास में भी। मद्रास मतलब चेन्नई, इतना तो सभी जानते हैं, ठीक है। और अब फोर्थ पॉइंट है कि ब्रिटिश क्राउन की अनुमति के बिना अब गवर्नर जनरल ना तो कोई युद्ध कर सकता है और ना ही संधि कर सकता है। ब्रिटिश क्राउन की परमिशन के बिना अब गवर्नर जनरल कोई युद्ध व संधि नहीं कर सकता था। और ब्रिटिश क्राउन जब भी चाहता गवर्नर जनरल को वापस बुला सकता था। मतलब सुप्रीम पावर ब्रिटिश क्राउन ही थी हमेशा से। फिर से एक बार बता देता हूँ। पहला, गवर्नर जनरल की परिषद में 3 लोगों को अब कर दिया गया। और दूसरा, उसको मत देने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, बम्बई और मद्रास प्रांत के गवर्नर भी गवर्नर जनरल के पूरी तरह अधीन कर दिए गए। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, बम्बई और मद्रास में भी त्रिसदस्यीय परिषद बना दी गई। मतलब वहाँ के गवर्नर भी अब त्रिसदस्यीय परिषद में के अंतर्गत हो जाएंगे। और ये जो 3 सदस्य गवर्नर जनरल का है ना,
उसमें एक सदस्य जो था वो मुख्य सेनापति था। ये मैं डायग्राम में अभी आपको फिर से बताऊंगा ये बातें। और 4 पॉइंट हो गए और लास्ट के 2 पॉइंट 5वां 6वां। ब्रिटिश क्राउन की अनुमति के बिना युद्ध व संधि नहीं की जा सकती और जब चाहे ब्रिटिश क्राउन गवर्नर जनरल को वापस बुला सकता था। अब और नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक आदेशों को छोड़कर सारे निर्णयों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्वीकृति आवश्यक थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अभी 6 सदस्यों वाला था, अभी मैंने पहले बताया था, दूसरा पॉइंट था वो, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, इसका मेन काम क्या था, ये गवर्नर की नियुक्ति जितनी भी होती थी, मतलब अधिकारियों की नियुक्ति वो करता था और पदोन्नति मतलब प्रमोशन भी ये करता था। लेकिन जो ये सब काम जो वो करता था, उस काम को करने से पहले वो क्राउन की परमिशन को लेना मस्ट था। मतलब क्राउन की परमिशन के बिना वो नियुक्ति और पदोन्नति नहीं कर सकता था। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, तो इतनी बात क्लियर कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था, उसके लिए वो क्राउन की परमिशन लेता था, उसे क्राउन की परमिशन लेनी पड़ती थी। इतना पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट था, वो कहाँ पर था, विलियम फोर्ट ना। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था फोर्ट विलियम में ना, ये मैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बता चुका हूँ ना। तो अब वो ब्रिटिश नागरिकों तक सीमित कर दिया गया, अब अधिकारियों पे केस नहीं चलाएगा। और अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो मुकदमे चलाने थे, उसके लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। अंग्रेज अधिकारियों पर अगर कोई मुकदमे चलाने हैं तो उसके लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। अंग्रेज अधिकारियों के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जो है केवल ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित कर दिया गया। इतनी बात हो गई। और अब नोट में क्या है ये देख लीजिए, 2 पॉइंट्स हैं नोट में। पहला पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी जो है पार्लियामेंट के अधीन हुई थी। ये बात हम लोग पहले ही जानते हैं कि कंपनी पहले स्वच्छंद थी, लेकिन जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो उसमें क्या था, उसमें ब्रिटिश क्राउन ने उस पर थोड़े से कंट्रोल उस पर किया, तो वो पार्लियामेंट के अधीन आ गई। लेकिन अब क्या है, उसकी कार्यकारिणी के अधीन आ गई। मतलब अब वो कोई बात छुपा नहीं सकती, सारी बात उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बतानी पड़ेगी। और बहुत से निर्णय जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट लेता था, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर था तो वो निर्णय ले सकता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्णय ले सकता था और वो निर्णय भेजता था, ये सीक्रेट कमेटी के माध्यम से वो इंडिया में भेजता था। तो इतनी बात है। अब पिट्स इंडिया एक्ट से वह ब्रिटिश सरकार की कार्यकारिणी के अधीन हो गई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बात बोली गई थी कि विजय की योजनाएं तथा भारत में साम्राज्य विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान व नीति के विरुद्ध है। असल में ये कंपनी के लिए था, तो मतलब ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी काम हुआ नहीं। वो लास्ट में वो लोग साम्राज्य विस्तार करते ही हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं फिर डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन, सुप्रीम पावर, ब्रिटिश क्राउन, उसके नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन, उसके नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भी नीचे गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के नीचे गवर्नर। और ये जो थे ये पूर्णतः अधीन थे, ये बात ध्यान रखिए, पूरी तरह अधीन हो गए थे गवर्नर जनरल के। इतनी बातें हैं।
अब किसका क्या काम है इसको समझते हैं। जो ब्रिटिश क्राउन था वो नियुक्ति करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य की, और उसमें होते थे 6 सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य। पहला ब्रिटेन का अर्थ मंत्री मतलब वित्त मंत्री ब्रिटेन का, और एक विदेश सचिव होता था, और 4 जो है वो प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। कुल मिलाकर 6। पहला एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, एक वहाँ का विदेश सचिव, और 4 जो है वो प्रिवी काउंसिल के सदस्य। और ये ब्रिटिश क्राउन का काम था, वो इनकी नियुक्ति करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का काम क्या था, उसके नीचे थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 24 सदस्यीय थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, और जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पत्र व्यवहार, दीवानी मामले, फौजीदारी मामले, राजस्व संबंधी मामले, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को उसको सूचना देनी पड़ती थी। ये पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान था कि उसको सूचना देनी पड़ती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इससे रिलेटेड मामले जितने भी होते थे उसकी सूचना उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देनी पड़ती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहे तो इन आदेशों में परिवर्तन कर सकता था, वो आदेश में परिवर्तन करता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताए बिना वो आदेश इंडिया में भेजता भी था, ब्रिटेन से इंडिया में आदेश को भेजता भी था सीक्रेट कमेटी के माध्यम से। मतलब सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सूचना देगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सीक्रेट कमेटी के माध्यम से इंडिया में उस आदेश को भेजेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को काम है केवल अब सूचना देना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था नियुक्ति, सारी भर्ती जितनी भी वैकेंसी होती थी, और अधिकारी भी होते थे, और गवर्नर जनरल और गवर्नर, इन सब की नियुक्ति करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ना। और ये काम वो करता था क्राउन की परमिशन से, क्राउन की परमिशन वो लेता था। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करता था भर्ती, उसके लिए वो क्राउन की परमिशन लेता था। गवर्नर जनरल और गवर्नर इन सब की भर्ती वो करता था, इतनी बात है। लेकिन गवर्नर जनरल किसके कंट्रोल में था, गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में भी था। कैसे कंट्रोल में था, गवर्नर जनरल दो बातें थी। पहला, गवर्नर जनरल को जब चाहे ब्रिटिश क्राउन बुला सकता था, ब्रिटिश क्राउन अपनी इच्छा से जब चाहे गवर्नर जनरल को बुला सकता था, और बिना ब्रिटिश क्राउन की अनुमति के गवर्नर जनरल युद्ध व संधि नहीं कर सकता था। ये एक तरह से गवर्नर जनरल पर अंकुश ही था, उसके साम्राज्य विस्तार पर अंकुश ही था। लेकिन बाद में जो संशोधन हुआ तो उसमें कुछ अधिकार दिए भी गए, और ये जो गवर्नर जनरल है उसके अंडर में कर दिए गए गवर्नर्स कौन कौन से, बॉम्बे और मद्रास के। गवर्नर जनरल की त्रिसदस्यीय काउंसिल होती थी, पहले 4 मेंबर्स थे, अब 3 मेंबर्स ही होंगे, और अब गवर्नर जनरल को भी मत देने का अधिकार होगा, और उनमें से एक सदस्य मुख्य सेनापति होगा। ये बात एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, एक सदस्य उसमें से मुख्य सेनापति भी होता था। और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो पूरी तरह से अब अधीन हो गए थे गवर्नर जनरल के, और जो त्रिसदस्य इनके ऊपर भी इनके लिए भी त्रिसदस्यीय काउंसिल बना दी गई थी, एक बॉम्बे में त्रिसदस्यीय काउंसिल और एक मद्रास में बना दी गई थी। तो इतनी बातें थी। इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और
ये डायग्राम मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। और अगर आपको ये ना समझ में आए तो फिर से ये वीडियो आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम आपको आगे की जानकारी देंगे।